यार ये 32 चूर्ण प्रदेह कैसे याद होंगे? सबका इंडिकेशन, सबका कंटेंट, एग्जाम में तो पक्का कंफ्यूजन होना ही है। अगर चरक संहिता सूत्रस्थान का चैप्टर 3 आरगवदी अध्याय खोलते ही आपके मन में भी यही डर आता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। सौर्या BMS चैनल की इस खास चर्चा में हम इसी चैप्टर को डिकोड करेंगे। आज का विषय है चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 3 आरगवदीय अध्याय, और इसमें बताए गए 32 चूर्ण प्रदेय। एग्जाम के लिए 5 से 10 मार्क्स का सवाल बन सकता है, तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। बिल्कुल। और इस डर को दूर करने का सबसे पहला कदम है चैप्टर के लॉजिक को समझना। हमें ये सोचना होगा कि आचार्य चरक ने इसे चैप्टर 2 के ठीक बाद ही क्यों रखा। देखिए, चैप्टर 2 अपामार्ग तंडुलीय में हमने अंतः परिमार्जन चिकित्सा की बात की थी, यानी मतलब पंचकर्म से शरीर को अंदर से साफ करना। हाँ, इंटरनल क्लेंजिंग। एग्जैक्टली। तो एक बार जब शरीर अंदर से साफ हो गया, तो अब बारी है बहिर्परिमार्जन चिकित्सा की, यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस की। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर के अंदर से सफाई करने के बाद ही बाहर से पेंट किया जाता है। वाह, ये एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट है। पहले शुद्धि, फिर लेप। इसीलिए इंटरनल ट्रीटमेंट के बाद एक्सटर्नल ट्रीटमेंट का जिक्र आता है। और इस चैप्टर का मुख्य फोकस कुष्ठ यानी स्किन डिजीज पर है, जिन्हें महारोग माना गया है। तो चलिए फिर इन 32 सिद्ध योगों की दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। इस चैप्टर में बार बार ये 3 शब्द आते हैं, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। हाँ, इनमें क्या फर्क है? ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। ये समझना एग्जाम और वाइवा दोनों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहला है प्रलेप। ये पतला होता है, ठंडा लगाया जाता है, और ये सूख भी सकता है, नहीं भी। अच्छा, तो इसकी जो प्रकृति है वो पित्त और रक्त दोष के विकारों में काम आती है। ठीक है। और प्रदेह वो मोटा होता है, एक तरह से बोलस जैसा, पिंड जैसा। इसे वात कफ की कंडीशन में गर्म लगाया जाता है और पित्त रक्त की कंडीशन में ठंडा। ओके। और तीसरा आलेप, वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा। एकदम सही। आलेप की मोटाई मीडियम होती है, न ज्यादा पतला न ज्यादा मोटा। ठीक है, मतलब मोटाई और तापमान के आधार पर इनका असर बदल जाता है। ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, वो 32 चूर्ण प्रदेह, क्या हमें सभी 32 को रटना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही स्मार्ट स्टडी है, रटना नहीं है। अगर आप टेबल 1 को देखें तो इन 32 योगों को उनके काम के हिसाब से बांटा गया है, और आप देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रुप है कुष्ठहर, त्वचा रोगों को ठीक करने वाले। हाँ, इसमें 15 योग हैं। 15? मतलब लगभग आधे योग तो सिर्फ स्किन डिजीज के लिए हैं। एग्जैक्टली। इससे चैप्टर का फोकस क्लियर हो जाता है। इसके बाद है वातर, यानी वात को शांत करने वाले, उसमें 5 योग हैं। हाँ, फिर वातरक्तहर जो गाउट को ठीक करते हैं, उसके 3 योग हैं, और शिरोरुजाहार मतलब सिर दर्द मिटाने वाले 2 योग हैं। ये तो बहुत काम की टिप है। मतलब हमें कैटेगरीज याद रखनी है। हाँ, अगर आप इन कैटेगरीज को याद रखें तो जवाब लिखना आसान हो जाता है। ये तो सच में बहुत बड़ी राहत है। तो चलिए हर कैटेगरी से एक एक महत्वपूर्ण योग को उदाहरण के तौर पे समझते हैं। सबसे बड़े ग्रुप से ही शुरू करते हैं, कुष्ठ रोगों के लिए। हाँ, कुष्ठादि फॉर्मुलेशन 2 को देखते हैं। ये श्लोक 10-11 में है। इसके मुख्य घटक है कुष्ठ, मनःशिला, हरताल और करवीर की छाल जैसे द्रव्य। ध्यान दें, इसमें मिनरल्स का भी इस्तेमाल है। 1 मिनट, इसमें मनःशिला और हड़ताल का जिक्र है। ये तो आर्सेनिक के कंपाउंड्स हैं ना? हाँ, है। ये सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये विषैले होते हैं, लेकिन आयुर्वेद के रस शास्त्र में इन सभी द्रव्यों के शोधन यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रियाएं बताई गई हैं। अच्छा, तो उन्हें प्यूरिफाई करके इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल। शोधन से इनकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है और थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। तो यहाँ ये समझा जाता है कि जब भी इनका प्रयोग होगा वो शोधित रूप में ही होगा। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। अच्छा, इस योग को लगाने की विधि के बारे में भी कुछ खास है? हाँ, इसकी विधि भी अनोखी है। शरीर पर पहले तेल लगाकर फिर इस चूर्ण और ऊपर से छिड़का जाता है, जिसे अवचूर्णन कहते हैं। ये एक बहुत जरूरी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। इसकी इंडिकेशंस है दद्रु यानी रिंगवॉर्म, कंडू यानी खुजली, किटिव और पामा। इसे याद रखने की कोई ट्रिक? हाँ, सोचिए कुष्ठ में KMV जरूरी है, कंडू, मनःशिला, विडंग, और ये याद रखना कि तेल लगाने के बाद ही चूर्ण लगाना है। बहुत बढ़िया।
अब वात रक्त यानी गाउट के लिए कोई एक महत्वपूर्ण योग बताइए। उसके लिए गोधूमादि फॉर्मुलेशन सबसे अच्छा उदाहरण है। श्लोक 23 में इसके घटक बहुत सरल हैं। गेहूं का चूर्ण मतलब गोधूम चूर्ण, घी और बकरी का दूध, इन सबको मिलाकर प्रदेह बनाया जाता है। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सीधा है। गाउट में जोड़ों में सूजन और दर्द होता है, तो गेहूं और दूध का लेप एक सूदिंग इफेक्ट देता है, मतलब आराम पहुंचाता है। इसी श्लोक में सिरदर्द का भी जिक्र है ना? हाँ, उसी श्लोक का दूसरा हिस्सा सिर दर्द यानी शिरोरुजा के लिए है। इसमें नथ, उत्पल, चंदन और कुष्ठ को घी में मिलाकर लेप करने को कहा गया है। यहाँ भी लॉजिक काम करता है। सिर दर्द में चंदन जैसे ठंडे और सुगंधित द्रव्यों का लेप आराम देता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं एक और कॉमन प्रॉब्लम की, ज्यादा पसीना आना या शरीर से दुर्गंध आना। उसके लिए शिरीष आदि फॉर्मुलेशन दिया गया है श्लोक 29 में। आप इसे आयुर्वेदिक डिओडोरेंट कह सकते हैं। अच्छा। इसमें पहला योग है शिरीष, लोध्र आदि द्रव्यों से बनाया गया लेप, जिसे प्रघर्ष यानी रगड़ कर लगाया जाता है। ये त्वचा रोगों और ज्यादा पसीने मतलब संस्वेदहर को ठीक करता है। यहाँ शिरीष का कोई खास गुण है? हाँ, शिरीष को विषनाशक, खासकर डर्माटॉक्सिसिटी के लिए बेस्ट माना गया है। और दूसरा योग शरीर की दुर्गंध के लिए है? हाँ, दूसरा योग शरीर की दुर्गंध मतलब शरीर दौर्गंध्यहर को दूर करता है। इसमें पत्र यानी तेजपत्र, चंदन आदि से बना प्रदेह शरीर पर लगाया जाता है। ये आज के डिओड्रेंट्स का ही प्राचीन रूप है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, लेप लगाने के तरीके के बारे में भी कुछ खास नियम बताए गए हैं, है ना? बिल्कुल, और ये 2 मार्क्स का सवाल जरूर बनता है, लेप लगाने की विधि। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम है दिशा यानी डायरेक्शन। लेप को हमेशा बालों की उल्टी दिशा में प्रतिलोम लगाना चाहिए, ताकि वो त्वचा के छिद्रों से अंदर तक जा सके। एग्जैक्टली, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन बेहतर हो। और उसकी मोटाई के बारे में क्या? मैंने सुना है कि भैंस की त्वचा से उसकी तुलना की गई है। हाँ, श्लोक कहता है कि लेप की मोटाई आर्द्र माहिष चर्मोत्सेदः यानी भैंस की गीली त्वचा जितनी होनी चाहिए। मतलब आज के हिसाब से कितना? आज के हिसाब से ये लगभग 4 से 5 मिलीमीटर होती है। ये तो काफी मोटा लेप हुआ। हाँ, और इसके पीछे कारण है कि इतना मोटा लेप एक ऑक्लूसिव ड्रेसिंग की तरह काम करता है। वो त्वचा की नमी और शरीर की गर्मी को अंदर ही लॉक कर देता है। अच्छा, जिससे दवा का असर बढ़ जाता है। बिल्कुल, ड्रग पेनिट्रेशन कई गुना बढ़ जाता है। एक और नियम है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कहा गया है कि रात में लेप नहीं लगाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर ये भी कहा कि कुछ खास कंडीशन में गर्म प्रदेह लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। सामान्य नियम ये है कि रात में लेप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो शरीर में कफ दोष बढ़ा सकता है। लेकिन इसका एक अपवाद है। अगर वात कफ की वजह से दर्दनाक सूजन है, तो वहाँ गर्म प्रदेह रात में लगा सकते हैं। उसकी गर्मी वात कफ को शांत करेगी। ठीक है, और कुछ नियम? हाँ, एक और जरूरी नियम है कि बासी लेप या एक सूखे लेप के ऊपर दूसरा लेप कभी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? इससे त्वचा सांस नहीं ले पाती और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक नियम है। तो कुल मिलाकर इस पूरे अध्याय का सार क्या है? अगर हमें इसे 3-4 पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? जरूर, इस चैप्टर के संग्रह के लिए ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। पहला, ये अध्याय बहिर्परिमार्जन चिकित्सा पर केंद्रित है, जो चैप्टर 2 की अंतः परिमार्जन चिकित्सा का अगला कदम है। पहले अंदर की शुद्धि, फिर बाहर का लेपन। हाँ बिल्कुल। दूसरा, इसमें कुल 32 चूर्ण प्रदेह हैं, जिनका मुख्य उपयोग कुष्ठ यानी त्वचा रोगों में है, और आर्गवद इसका प्रमुख द्रव्य है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। तीसरा, एग्जाम के लिए प्रलेप, प्रदेह और आलेप का अंतर और लेप लगाने की सही विधि यानी प्रतिलोम गति और मोटाई, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और चौथा, सभी 32 योगों को रटने की बजाय उन्हें उनके मुख्य कामों के आधार पर ग्रुप्स में याद करें, जैसे 15 कुष्ठहर, 5 वातहर, 3 वातरक्तहर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इस मुश्किल चैप्टर को आसान बना दिया। तो दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट्स को समझकर, लॉजिक लगाकर और स्मार्ट तरीके से रिवीजन करके आप इस चैप्टर पर आसानी से कमांड कर सकते हैं। यही शौर्या बैम्स माइंडसेट है। बिल्कुल। अब जाते जाते आपके लिए एक विचार। आज के मॉडर्न डर्मेटोलॉजी में त्वचा पर क्रीम, ऑइंटमेंट और पेस्ट लगाए जाते हैं,
जरा सोचिए, चरक द्वारा बताई गई लेप की मोटाई और लगाने की दिशा का आज के टॉपिकल एप्लीकेशंस के एब्जॉर्प्शन और एफिकेसी से क्या कोई वैज्ञानिक संबंध हो सकता है? क्या ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक है? इस पे सोचिएगा।